एक्चुअली क्या होता है, एज एन ऑप्शन बायर, जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, या इवन आप जब ऑप्शन सेल करते हो तो भी जो ऑप्शन आपको जो प्रॉफिट मिलना होता है, ठीक है, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, सपोज आपको ये लगता है, आपने वही डेटा देख लिया, आप चीज़ें समझते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ भाई, ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता भी है, बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कई बार फ्लैट हो जाता है, कई बार मार्केट थोड़ा भी फ्लैट होता है तो आप लॉस में चले जाते हो। ऑप्शन बायर के साथ में ये दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीक्स वहां पे काम करते रहते हैं। तो ये जो फैक्टर है कि आपका मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, उसमें डायरेक्शन किस तरीके से आ रहा है, वोलाटिलिटी कैसे आ रही है, उसमें टाइम डीके क्या हो रहा है, उन चीजों, उनकी वजह से जो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है वो कम होता है। आप घर पे जो पैसा लेके जा रहे हो मार्केट से निकाल के, डिस्पाइट ऑफ बीइंग राइट इन योर डायरेक्शन, है ना, आप डायरेक्शन पे सही हो, आपको लगता था मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे आज का मार्केट आपको लगता था नीचे जाएगा, आप गया मार्केट नीचे, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। वो क्यों होता है वो हम इस पूरे डिस्कशन में समझेंगे, और उसका क्या उपाय है, ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए जिससे आपको ये चीजें समझ में आएगी, मतलब जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो आज के डिस्कशन में समझ में आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन ग्रीक का जो पार्ट है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब ऑप्शन ग्रीक्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन ग्रीक क्या होता है बेसिकली, ये अ, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपका जो भी ऑप्शन है उसका, एक सेकेंड गाइस, यस, एक मिनट, ये नोटेशंस मुझे यूज करने दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऑप्शन ग्रीक्स की। हम्म, ओके, सो वेलकम बैक। ऑप्शन ग्रीक्स की हम बात कर रहे थे, तो ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली क्या होता है कि ये जो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, प्रीमियम यानी जो आपका प्राइस है, जो भी आप सपोज आप कोई कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हो, आज बैंक निफ्टी 48,000 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहते थे आप, ठीक है, या फिर कोई कॉल ऑप्शन, तो जितना पैसा आपको एज एन ऑप्शन बायर उसमें देना पड़ेगा, वो आपका ऑप्शन प्रीमियम कहलाता है, सिंपल सी बात। अब ये जो पैसा आपको देना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट तब मिलता है भैया, आपने 1,000 रुपए का ऑप्शन खरीदा और उसको फिर आप 1,200, 1,500, 2,000 में बेच रहे हो, सिंपल है। तो ये जो है, ये आपका 1,000 रुपए का ऑप्शन 2,000 रुपए तक जाएगा, इसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, वो होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अब इन ऑप्शन ग्रीक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है ब्लैक एंड सोल्स फॉर्मूला। ओके, बेसिक से समझा रहा हूँ गाइस, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है कई लोगों को आता हो, बट स्टिल नेसेसरी है ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा, स्लाइड बेसिक्स को मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आखिरी में आप लोग टाइप करके पूछ सकते हो, आई विल आंसर देम। ओके, तो बात कर रहे थे हम ब्लैक एंड सोल्स फार्मूला की, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका यूज किया जाता है, वैसे तो और भी फार्मूले हैं लेकिन मेनली इसी का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको यूज करके हम अपना ऑप्शन ग्रीस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड करता है कि एज ए बायर आपको कितने में मिलेगा, ठीक है। यू तो ऑप्शन ग्रीक जो है हमारे पास 10 तरह के हैं टोटल, लेकिन हमें जो मेन नीडेड है, हमें 4 ग्रीक्स की जरूरत है, उसमें भी चार नहीं, तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा, वेगा एंड थीटा। इन तीनों को अगर हमने समझ लिया, ठीक है, कि ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके पीछे क्या फैक्टर होता है, ये चीजें अगर हम समझ लेंगे तो फिर अब ऑप्शन ग्रीक्स में फिर अब प्रो हो जाओगे आप, ठीक है, और आप फिर ऑप्शन प्रीमियम को भी अच्छे से समझ जाओगे कि कोई क्यों बढ़ रहा है, कोई क्यों कम हो रहा है, ठीक। तो डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा सिंपली ये चीज है जो ये मेजर करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि क्या होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, पर्टिकुलरली अगर कोई आपका जो स्टॉक है या इंडेक्स है, ठीक है, बेसिकली क्या ऑप्शंस जो होते हैं पुट एंड कॉल ऑप्शंस, वो किसी चीज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, या तो निफ्टी का रहेगा, बैंक निफ्टी का रहेगा, फिर निफ्टी का रहेगा,
या फिर रिलायंस का रहेगा, अदानी का रहेगा, तो किसी ना किसी चीज पे वो बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शंस को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, क्योंकि वो अपना जो वैल्यू है वो डिराइव करते हैं अंडरलाइंग से। तो जो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग मीन्स कि जिस चीज का भी वो ऑप्शन है, निफ्टी का है तो निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी के कॉल पुट की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी। तो जो अंडरलाइंग है वो जिस तरीके से मूव करेगा, उसके बेसिस पे आपका ऑप्शन का क्या चेंज होगा, ऑप्शन में क्या प्रीमियम चेंज होगा, वो आपका डिसाइड करता है डेल्टा। ओके। अभी यहाँ पे मैं बस एकदम जस्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, अभी आने वाले स्लाइड्स में इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक। अब डेल्टा की बात करें, डेल्टा जो है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है, सीधी बात, ठीक है। गामा जो है ये डेल्टा का ही रेट ऑफ चेंज है, इसको अभी छोड़ देते हैं। वेगा की बात करते हैं, तो वेगा एक ऐसा ग्रीक है जो कि बेसिकली आपका डिसाइड होता है वॉलेटिलिटी से, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, किस तरीके की होती है और कैसे अफेक्ट करती है, ये चीजें हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन, वी फॉर वेगा, वी फॉर वोलेटिलिटी, ठीक है। थीटा की बात करते हैं, तो थीटा क्या रहता है, जो कि आपका टाइम कितना बचा है उस ऑप्शन प्रीमियम के, ऑप्शन के पास, ठीक है। एक्सपायर होने के पहले उसके पास कितना टाइम बचा है, उसके बेसिस पे थीटा डिसाइड होता है, ठीक है। थीटा जो है, और वो थीटा आपका प्रीमियम को अफेक्ट करता है, ठीक। तो टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा, ये तीन जो ग्रीक्स हैं इन्हें ही समझना है हमको, और इनसे ही हमारा जो है सारा काम चलेगा, ठीक है। अब आप समझो, ये ग्रीक बेसिकली हम देखते कहाँ हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रीक पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो मिलेगा कहाँ। तो एनएससी की जो ऑप्शन चेन आती है वो, उस पे तो ग्रीक्स नहीं दिखाते हैं वो, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑप्शन ग्रीक्स हमें कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, ये आई चार्ट्स करके वेबसाइट है, इसके बारे में मैंने भी कुछ दिन पहले थ्रेड भी बनाया था, आप लोगों को भी पता होगा। इसका एक डिस्काउंट कोड भी है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ये पेड वेबसाइट है। दूसरा ये है सेंसिबल। सेंसिबल बेसिकली एक तरीके से फ्री हो गया है ना। जीरोधा यूजर्स के लिए फ्री है, तो ऑलमोस्ट सब लोग जीरोधा यूज करते हैं, तो फ्री हो। दोनों में ही ऑप्शन चेन अवेलेबल है और बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल रहता है। तो ऑप्शन चेन बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ये आपका निफ्टी 21,700, 650, 600, 550 ऐसे ऐसे, और इनके फिर कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, ठीक है, हर एक इंटरवल पे। तो ये सारे कॉल ऑप्शन एक साथ रखे गए हैं, यहाँ पे सारे पुट ऑप्शन एक साथ रखे गए हैं, ठीक है। निफ्टी आपका यहाँ से नीचे तक जैसे जैसे नीचे जा रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है इसका वैल्यू निफ्टी का, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो है इस साइड देखोगे तो आपको दिखेगा सारा ग्रीक्स की वैल्यू हर ऑप्शन का, ठीक है, जितने भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हैं उनका। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो पुट ऑप्शंस का है, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन का, हर एक ऑप्शन जो भी है, 21, 2200, 21, 250, 300, सबका कॉल पुट का यहाँ पे आपको वेगा, डेल्टा, थीटा, ये सब अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लो, सेंसिबल का जो साइट है इस पे भी आपको गामा, वेगा, थीटा वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखो, ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है गाइस, कॉल्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, पुट को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है। ये जो आपका इंडेक्स है ये ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें भी ग्रीक्स अवेलेबल है। बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग अभी जो लगभग पौन घंटे, 1 घंटे का पौन घंटे का डिस्कशन और बचा है, तो ये डिस्कशन जब फिनिश होगा उसके बाद आपको इन ग्रीक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चार्ट को आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रीक हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं, तो आप ऐसे भी देख नहीं सकते, ठीक है। उतना आपके पास मतलब फुर्सत नहीं है, ट्रेड लेना है, ट्रेड देखना है, वाई डेटा देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, तो उतना फुर्सत नहीं है, दूसरी चीज उतनी नीड भी नहीं है। हम एक बार, मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कस कर लूंगा ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई, कौन सा ग्रीक किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आप उसको ऑप्शन के प्रीमियम में ही देख पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा जब चार्ट डेवलप होगा ना, हर एक आपका जब ट्रेड करते हो, तो जिस ऑप्शन का ट्रेड करते हो उसका चार्ट देखते हो आप, तो जब वो चार्ट बनेगा उसी में आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई, कौन सा ग्रीक किस तरीके से एक्ट कर रहा है, और उस वजह से ये आपका प्रीमियम इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन एक बार हो जाए फिर आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक। डेल्टा की बात करते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली वो ग्रीक है जो कि ये आंसर देता है कि आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो किस पॉइंट से, कितना पॉइंट से चेंज होगा फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन, समझे आप।
यानी कि जो आपका अंडरलाइंग है, यानी कि निफ्टी, सपोज आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन की बात करो, निफ्टी के पुट ऑप्शन की बात करो, तो आपका अंडरलाइंग कितने पॉइंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से सपोज चेंज हो रहा है, तो आपका जो ये है आपका पर्टिकुलर कॉल या पुट ऑप्शन उस अंडरलाइन का, वो कितने पॉइंट से चेंज होगा, ठीक है। यानी कि आप समझो, सपोज आप आज जैसे बात करें बैंक निफ्टी की, 48,000 का हमारा पुट की बात करते हैं एक बार को, ठीक है। तो ये पुट ऑप्शन जो है, सपोज आपने खरीदा था वहां पे 200 रुपए के अराउंड पे, ठीक है। अब आपका ये जो है बैंक निफ्टी गिर के पहुंच गया था 47,500 के अराउंड, ठीक है। तो उसमें ये ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन की बात हो रही है, ये कितना बढ़ा, तो ये डिसाइड करेगा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इसके बीच में कोरिलेशन बढ़ाएगा, क्यों, ये तो 500 पॉइंट गिर गया, लेकिन ये सीधा 500 पॉइंट नहीं बढ़ता, ठीक है, ये उससे कम बढ़ता है। तो ये कितना बढ़ता है ये आपको डिसाइड करेगा डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बेसिकली क्या है, ये आपका है ना, डेल्टा बेसिकली एक नंबर है जो कि कॉल ऑप्शन के लिए 0 से 1 के बीच में रहता है, और पुट ऑप्शन के लिए 0 से -1 के बीच में, सिंपल। अब यहाँ पे माइनस क्यों जुड़ रहा है पुट में भाई, क्योंकि पुट ऑप्शन जैसे जैसे मार्केट आपका ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन नीचे जाता है, ठीक है, उल्टा कोरिलेशन रहता है। कॉल ऑप्शन में सेम कोरिलेशन रहता है कि भाई आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऊपर जाएगी, लेकिन पुट ऑप्शन में उल्टा रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गया, ठीक। अब बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम, और जो है बेसिकली ये 0 से 1 के बीच में ही क्यों रहता है, ये आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम एंड अंडरलाइंग वैल्यू मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पुट ऑप्शन सो द नेगेटिव वैल्यू, ओके। अब बात करते हैं डेल्टा वर्सेस मनीनेस की, ठीक है। तो मनीनेस बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका ऑप्शन चेन है इस पे आप समझो कि हमको क्या है, जब हमने स्टार्टिंग दिनों की बात कर रहा हूं मैं, जब ये ऑप्शन चेन वगैरह बनाए जा रहे थे, इनके बारे में डिस्कशन चल रहा था, तब हमको लगा यार कि जो स्ट्राइक अभी, मतलब आपका जो निफ्टी जहां पे चल रहा है उसके अराउंड की स्ट्राइक अलग तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। उसके अराउंड की स्ट्राइक अलग तरीके से बिहेव करती है, उससे नीचे वाली स्ट्राइक अलग तरीके से बिहेव करती है, उससे ऊपर वाली स्ट्राइक अलग तरीके से बिहेव करती है, ठीक। तो इन तीनों को अलग अलग नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक है, ये सबसे बीच वाली स्ट्राइक, ये वाली जो स्ट्राइक है, ये जो बीच की स्ट्राइक है, इसको बोला जाता है एटीएम, ठीक है। एटीएम मीन्स एट द मनी। तो एटीएम इसका बेसिकली कन्वेंशन है कि हाँ भाई जो बीच का स्ट्राइक है उसको हम एटीएम बोल देंगे। अब उसके नीचे कॉल्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसके नीचे, यानी कि चार्ट में ऊपर रहेगा लेकिन वैल्यू का नीचे का रहेगा, इनको बोला जाता है इन द मनी, ठीक है। और इसके ऊपर की जो स्ट्राइक्स रहती हैं इनको बोला जाता है ओटीएम, ठीक। सिमिलरली हम बात करेंगे पुट ऑप्शंस में, तो पुट ऑप्शंस में जस्ट उल्टा रहता है, पुट ऑप्शंस में जो बेसिकली रहता है ऊपर जो एटीएम चल रहा है उसके ऊपर की स्ट्राइक्स जो है आपकी इन द मनी कहलाती हैं, और नीचे की स्ट्राइक्स आपकी ओटीएम कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल आईटीएम ओटीएम, ये सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा देखने में जो शुरू के मतलब जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शुरू शुरू में, बाद में ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आप चार्ट में देखोगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या ओटीएम है क्या इन द मनी है, ओके। अब डेल्टा की बात हो गई, अब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा था कि एटीएम इन द मनी और ओटीएम की बेसिस पे आपका डेल्टा कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो जो एटीएम ऑप्शंस हैं उनका डेल्टा होता है बेसिकली 0.5, ठीक है। यानी कि जो बीच वाला ऑप्शन है, जिस स्ट्राइक पे अभी निफ्टी चल रहा है, उस स्ट्राइक का ही ऑप्शन अगर आप परचेस करते हो, खरीदते हो, तो वो मूव करेगा 0.5 से। यानी कि अगर आपका निफ्टी 10 पॉइंट से ऊपर चला गया तो आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा 5 रुपए, ठीक। तो ये होता है एटीएम ऑप्शन। अब बात करते हैं इन द मनी ऑप्शन की, तो इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा जो रहता है क्लोज टू जीरो रहता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, एटीएम से इन द मनी आए, फिर डीप इन द मनी आए, तो आपका 0.6 0.8 ये बढ़ते जाता है। सिमिलरली आप ओटीएम गए ना तो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखेगी, ओटीएम ऑप्शन हैव अ डेल्टा ऑफ क्लोज टू जीरो, एंड इन द मनी ऑप्शन हैव डेल्टा क्लोज टू 1, ओके। सो एंड ये चीज क्लियर हुई, तो ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा कम रहता है, इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा ज्यादा रहता है, एटीएम का 0.5 के अराउंड रहता है। इसीलिए आप देखना ओटीएम ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। जब आपका ऑप्शन मतलब अंडरलाइंग मूव भी करता है, अच्छा खासा नीचे गिरता है, मान लो बैंक निफ्टी आज नीचे गिरा या निफ्टी ऊपर जाता है मान लो, तो आपका कॉल ऑप्शन उतना बढ़ता नहीं है अगर वो ओटीएम का रहे, ठीक है। इन द मनी का बढ़ता है, बट उसमें भी कैच है, वो अभी आने वाले स्लाइड्स में समझ में आएगा, ठीक है।
तो और एक चीज समझो कि भाई ऑप्शन जो है बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, किसी चीज से इसका वैल्यू डिराइव होता है ना, जो नीचे आपका निफ्टी है तो उससे डिराइव होगा, या कोई स्टॉक है तो उससे डिराइव होगा। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उससे वैल्यू इसकी डिराइव होती है, तो इसलिए जो है ये कभी उससे फास्ट नहीं जा सकता। ठीक है। तो डेल्टा जो है आपका मोर देन वन नहीं होता, डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझनी है कि भाई डेल्टा की वैल्यू तो मैंने बता दी कि एटीएम ओटीएम इन द मनी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कितना रहता है वो भी बता दिया। आप चाहो तो चार्ट में चेक भी कर सकते हो। ये जो चार्ट है इसको आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेल्टा रहता है। ठीक है। डेल्टा ये देखिए, आप जो एटीएम ऑप्शन है उसका 0.5 के राउंड है। आप कॉल्स के लिए इन द मनी इधर है, तो आप देखो डेल्टा बढ़ते गया है, और ओटीएम नीचे है, तो इसलिए आपका डेल्टा कम होते गया। सिमिलरली पुट्स की बात करेंगे तो पुट्स में जो इन द मनी ऑप्शंस हैं वो इस साइड में स्टैक्ड हैं, इस साइड में। ठीक है, ये नीचे। तो ये जो है आपका डेल्टा बढ़ते गया है पुट ऑप्शंस के लिए, और जो ओटीएम्स हैं वो ऊपर की तरह हैं, तो इनका डेल्टा कम होते गया है। ये आपका सेंसिबल का चार्ट है, और ये आई चार्ट्स में भी सेम कहानी है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था कि ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई एटीएम ओटीएम इन द मनी के हिसाब से डेल्टा चेंज होता है। अब लेकिन आपको एक चीज, जब आपने ये चार्ट देखा होगा तब भी आपको एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है, इस चार्ट को देख करके, कि भाई एटीएम भी ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है। इन द मनी ओटीएम भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपका निफ्टी मूव करेगा, सपोज आपका निफ्टी 21,700 से 21,900 चला गया, तो अभी ये वाला एटीएम चल रहा है, बाद में ये एटीएम हो जाएगा। जैसे ही अगर निफ्टी आपका यहाँ से यहाँ गया तो ये एटीएम हो जाएगा, तो इधर के स्ट्राइक फिर आपके इन द मनी होते जाएंगे। ठीक है, समझे आप? तो ये चीज आपको समझनी है कि भाई डेल्टा आपका निफ्टी जैसे जैसे चेंज होगा, तो आपका क्या कहते हैं एटीएम ओटीएम इन द मनी की भी डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। हर स्ट्राइक जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा करेगा। अब यहाँ पे तो हमने आपको समझा दिया है कि भाई ऑप्शंस का डेल्टा जो है उनके एटीएम इन द मनी ओटीएम के हिसाब से डिसाइड होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेल्टा भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका निफ्टी का वैल्यू चेंज हो रहा है, निफ्टी या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स का डेल्टा भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एग्री करते हैं इस बात से? ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज समझाना है। देखो बेसिकली आप समझो, जो मेरा पूरा डिस्कशन है इसमें, या दूसरे वेबिनार जो लंबे वेबिनार रहते हैं उनमें भी, या किसी भी चीज में, तो हर चीज में ना अपने को बेसिकली क्या है, सिस्टम तो बना हुआ है, चाहे है ना अपना ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम ऑप्शंस का। इसमें आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है एज एन ऑप्शन बायर, आपके लिए क्या चीजें प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, सिस्टम में जो लूप होल्स हैं जो आपके फेवर में जाते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उनको आप यूज करोगे तो आप फिर अपना बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है। तो अभी आने वाले 2-4 मिनट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। उस इंटरेस्टिंग चीज को आप समझोगे तो आपको फिर तगड़ा बेनिफिट मिलेगा जब चीजें आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है। तो है ना, कंसेप्ट यही है बेसिकली। इतना मेहनत कर रहे हैं, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अलग से बैठे हो समझ रहे हो, तो भाई कुछ मिलना चाहिए ना, जस्ट समझ के चले गए तो नहीं, कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि भाई हाँ, अगली बार आपको 10 रुपए बनने वाले थे तो उसकी जगह 20 रुपए बनेंगे। तो वो मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली क्या होता है, अभी पहले इसको समझो, इस स्लाइड को समझो। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो है चेंजेस एज एन व्हेन द स्पॉट वैल्यू चेंजेस। स्पॉट वैल्यू मीन्स आपका नीचे जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स या फिर आपका जो स्टॉक है जो भी, वो जैसे जैसे चेंज होगा तो उस हिसाब से आपका डेल्टा चेंज होगा। सिंपल, हर ऑप्शन का चेंज होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एज द ऑप्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम ओटीएम टू एटीएम टू इन द मनी, है ना, पहले तो ओटीएम रहेगा, फिर एटीएम में आएगा, फिर इन द मनी में आएगा, तो उस समय उसके हिसाब से डेल्टा भी चेंज होता है। तो जैसे जैसे आपका ऑप्शन जो है ओटीएम से इन द मनी और ओटीएम से एटीएम और इन द मनी आता है, तो किस तरीके से डेल्टा चेंज होता है ये बेसिकली हमको देखना है। ठीक है। तो उसके लिए देखो, एटीएम का तो 0.5 रहता है डेल्टा, वो क्लियर है। अब समझो 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है डेल्टा प्री डेवलपमेंट। प्री डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपका ऑप्शन है, सपोज देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस पे दो चीजें रहेंगी। एक तो ये कि अंडरलाइन की वैल्यू इधर चेंज हो रही है,
और इधर आपका ऑप्शन डेल्टा की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे जैसे सपोज एकदम ओटीएम का ऑप्शन है, वो धीरे 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 जब एटीएम की तरफ आता है तो उसका डेल्टा ऐसे बढ़ते जाता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, सेकेंड फेज आता है डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन। ये फेज कैसा है, ये फेज ऐसा है जिसमें आपका ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, डेल्टा में। ये कब होता है, जब आपका दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द ऑप्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम ओटीएम टू एटीएम, ठीक है। जब आपका डेल्टा प्री डेवलपमेंट क्या होता है, जब आपका ऑप्शन जो है डीप ओटीएम से ओटीएम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डीप ओटीएम बहुत दूर का ऑप्शन से थोड़ा पास आता है ना। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो जो ऊपर के ऑप्शंस हैं, जो कॉल ऑप्शन है ओटीएम वाले, डीप ओटीएम वाले, वो धीरे 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 फिर ओटीएम में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सेकंड फेज डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सीलरेशन। वो कब होगा, जब आपका ओटीएम से एटीएम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है ये आपका होता है डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सीलरेशन। इसके बाद तीसरा फेज आता है डेल्टा स्टेबलाइजेशन। डेल्टा स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ये वो फेज होता है जब आपका ऑप्शन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एटीएम टू इन द मनी, टू डीप इन द मनी, ठीक है। यानी कि आपका निफ्टी से सपोज 21,500 का ऑप्शन था, निफ्टी जो है 21,200 में चल रहा था। फिर जैसे जैसे वो गया, निफ्टी 21,500 पहुंचा, 600 700 पहुंच गया, तो आपका फिर वो इन द मनी चला गया ना, 700 800 जैसे निफ्टी चला जाएगा तो फिर आपका ऑप्शन जो है डीप इन द मनी चला जाएगा। तो उस फेज में इसका डेल्टा फिर इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये आपका एक्चुअल ग्राफ है, ऐसे ही होता है चीजें। जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो इसी तरीके से बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पहले इतना धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद अचानक से बढ़ता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो अचानक से बढ़ता है ना, ये वाला फेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फेज होता है डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सीलरेशन। ये फेज कब होता है, जब आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन जो है ट्रांजिशन करता है फ्रॉम ओटीएम टू एटीएम, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझना, जब आप डायरेक्शन के प्रति वेरी वेरी क्लियर हो, जैसे आज सुबह की बात है, मैं पूरी तरह से क्लियर था कि हाँ भाई बैंक निफ्टी में हमको बेरिश डेटा दिख रहा है। कल जब मैंने एनालिसिस किया था, ईओडी एनालिसिस किया था, तो पूरा क्लियर कट बैंक निफ्टी में बेरिश डेटा दिख रहा था मेरे को, ठीक है। अब उस बेसिस पे मेरा तो पहले से था कि हाँ भाई बैंक निफ्टी में बेरिश डेटा, इंटरडे पे भी देखा मैंने कि बेरिश डेटा दिख रहा है, तो मैं बहुत क्लियर था कि हाँ भाई बेरिश डेटा है बैंक निफ्टी में। अब उसमें मैं क्या करूंगा, स्लाइट ओटीएम में बाय करूंगा, ठीक है। उस समय 48,000 में नहीं चल रहा था बैंक निफ्टी, 48 जस्ट क्रॉस करने वाला था, तो मैंने 48,000 का पुट बाय किया। अब वो जैसे ही फिर आपका बैंक निफ्टी ड्रॉप होते गया, उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होते गया, आपने देखा होगा। तो ये चीज है, ठीक है। जब आप स्लाइट ओटीएम ऑप्शन बाय करते हो, फिर उसके बाद वो एटीएम में कन्वर्ट होता है ना, तो फिर उसमें ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। वहीं पे आप एकदम दूर का बाय कर लोगे ना, तो उसमें इंक्रीज नहीं हो पाता, ठीक है। डेल्टा की वजह से इतना इंक्रीज होना चाहिए था, उतना इंक्रीज नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसलिए जो है हम स्लाइट ओटीएम अगर बाय करें, ठीक है, जितना भी स्ट्राइक चल रहा है उसका एक या दो स्ट्राइक का ऊपर बाय करें, तब जब आप एकदम क्लियर कट कंफर्म हो डायरेक्शन के लिए, ठीक है। जब आप एकदम क्लियर कट कंफर्म हो डायरेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगे, आपने वो डेटा नहीं देखा हुआ है, आपको डेटा रीड करना नहीं आता सपोज मान लो, और आपको क्लियर नहीं है कि हाँ भाई मार्केट इधर जाने वाला है या उधर जाने वाला है, तो फिर आप उस केस में फिर एटीएम बाय करना, क्योंकि ओटीएम बाय करोगे तो फिर थीटा डीके और आईवी क्रश ये दोनों चीजें आएंगी। लेकिन जब तक आप ये हो, क्या बोलते हैं, इसके लिए क्लियर हो, सर्टेन हो कि हाँ भाई डायरेक्शन तो यही होने वाला है, मार्केट इधर ही फॉल आने वाला है, तो आप अगर स्लाइट ओटीएम बाय करोगे ना, तो आप 10 की जगह 20 रुपए कमाओगे, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये होता है, ठीक है। आप देखना, कल भी मार्केट खुलेगा, कल परसों नरसों जब भी आप खुलेगा मार्केट, तो ये चीज ऑब्जर्व करना कि जो एटीएम है उसके ऑप्शन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और ओटीएम की किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और जो ओटीएम ऑप्शन ओटीएम से फिर एटीएम और इन द मनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके ऑप्शन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसको आप फिर ऑब्जर्व करना कल। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ें फिर। हम्म। तो ये जो चीज है ना, ये आपका ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सीलरेशन वाला। इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, है ना, और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो आपको फिर धीरे धीरे जैसे ही आप
ओआई डेटा के लिए वेल वर्स्ड होते जाओगे, या प्राइस एक्शन ही यूज कर रहे हो, चलो प्राइस एक्शन में भी आप जब पूरे एक्सपर्ट बन जाओगे प्राइस एक्शन और ओआई डेटा में, तो अब डायरेक्शन के प्रति क्लियरिटी रहेगी, हाँ भाई ये चीज होगी, ठीक है। तो वहां पे फिर आप ये चीज याद करोगे ना, तो इससे आपको फिर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब हमने डेल्टा की बात कर ली, अब दूसरा चीज है गामा, ठीक है। तो गामा के बारे में सिर्फ बात ही करना है, ज्यादा इसको समझना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ समझना है नहीं। गामा बेसिकली क्या करता है, गामा ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा को मेजर करता है, ठीक है। तो मैंने ये समझाया आपको कि भाई डेल्टा इधर से इधर चेंज होता है, तो ये इस किस तरीके से चेंज होगा, ये आपको बताता है गामा, ठीक है। और गामा बेसिकली, गामा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, इट हेल्प्स अस गेट एन answer for the question such as what is the expected value of delta for a given change in underlying, ओके। तो आपका जो अंडरलाइंग चेंज होगा तो डेल्टा किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। डेल्टा ये बताता है कि अंडरलाइंग चेंज होगा तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे चेंज होगा, और डेल्टा खुद किस तरीके से चेंज होगा ये आपको बताता है गामा। गामा एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, वही वेलोसिटी एक्सप्रेशन वाली बात है, एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, इस टाइप की चीजें हैं। तो डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, अंडरलाइंग जो रहता है उससे डिसाइड होता है डेल्टा, और डेल्टा से डिसाइड होता है गामा। गामा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। इतना ही चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। समझने की चीज है सबसे तो डेल्टा हमने डिस्कस कर ही लिया, डेल्टा प्री डेवलपमेंट और टेक ऑफ एक्सेलरेशन ये सारी चीज। इसके अलावा जो है आईबी बहुत ज्यादा समझने की चीज है, और उससे थर्ड नंबर पे आता है थीटा, बट पहले हम अभी डिस्कस करेंगे थीटा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईबी, ओके। तो थीटा की अभी डिस्कशन चल रहा है। थीटा बेसिकली क्या होता है, जितने भी ऑप्शन हैं आपके, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, ठीक है, दोनों कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, चाहे वो एटीएम हो चाहे इन द मनी हो चाहे ओटीएम हो, ये सब के सब जो है अपना वैल्यू लूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, दिन बढ़ते जाते हैं, मतलब एक्सपायरी इनकी पास आते जाती है, तो इनका वैल्यू जो है कम होते जाता है। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस स्लाइड में बना भी हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब इस स्लाइड को आप देखोगे ना तो समझ में आएगा आपको कि ये टाइम टू एक्सपायरेशन जो है कम होते जा रहा है। अब जितना कम होते जा रहा है ना, उतना इसका जो है टाइम डिके डिके जो है उसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू और कम होते जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो लास्ट में जब नियर अबाउट आपका एक्सपायरी पहुंच जाता है, तो वैल्यू काफी ज्यादा जो है गिरती है, एक्सपोनेंशियल तरीके से गिरती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे थीटा डीके की। अब देखो यहाँ पे समझो, ऑल सारे ऑप्शन जो है अपनी वैल्यू लूज करते जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑप्शन बोथ या सो ऑल ऑप्शंस बोथ कॉल्स एंड पुट्स लूज देयर वैल्यू एज द एक्सपायरेशन अप्रोचेस, जैसे जैसे एक्सपायरी पहुंचते जाती है वैल्यू कम होते जाती है। और थीटा बेसिकली वो चीज है, थीटा और टाइम डी के फैक्टर वो चीज है जिसके बेसिस पे वो ये आपको दिखाता है थीटा कि हाँ भाई कितना वैल्यू लूज होगा, ठीक है। आप अगर सारे जो है अदर ग्रीक्स को एक्सक्लूड कर दो, तो ऑप्शन जो है बेसिकली लूज करते हैं कंटिन्यूअसली ओइंग टू थीटा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की वजह से वैल्यू बढ़ती है, लेकिन थीटा कभी भी ऑप्शन की वैल्यू बढ़ाता नहीं है, हमेशा कम ही होते जाता है थीटा की वजह से वैल्यू, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि टाइम एक ही डायरेक्शन में रन करता है, टाइम कभी मुड़ के नहीं आता पीछे, टाइम हमेशा आगे जाता है, तो इसलिए थीटा भी हमेशा कम होते जाता है, ठीक। ऑप्शन सेलर्स की बात करते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स बेसिकली जो है थीटा पे फोकस करते हैं, है ना। वो आते हैं मार्केट में भाई कि हम जो थीटा की वजह से जो इरोड हो रहा है आपका ऑप्शन की वैल्यू, वो हमको दे दीजिए। और सही भी है, बेसिकली जो ये थीटा का कंसेप्ट है ना, ये बनाया भी उसी लिए गया है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो एज एन ऑप्शन बायर ना, हमारा रिस्क लिमिटेड रहता है, ठीक है। सपोज कोई ऑप्शन है जो हमने 1,000 रुपए में खरीदा, अब वो मिनिमम कितना जा सकता है, जीरो, है ना। लेकिन मैक्सिमम तो वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी जा सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकली बात करें तो कहीं भी जा सकता है। तो जिस बंदे ने उसको सेल किया है भाई, उसको तो ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। उसने 1,000 रुपए में सेल किया ये सोच के कि वो 500 रुपए में कवर करेगा, 200 रुपए में कवर करेगा, या जीरो तक जाने देगा। तो वो 1,000 रुपए प्रॉफिट चाहता है, लेकिन पता चला कि भाई ऑप्शन कम होने का जब बढ़ गया तो फिर 1,000 की जगह 2,000 3,000 5,000 कितना भी हो सकता है, उसका रिस्क अनलिमिटेड है ऑप्शन सेलर्स का। लेकिन ऐसे ऑप्शन बायर हमारा रिस्क लिमिटेड है भाई, हमने 1,000 रुपए में खरीदा है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिस्क एक्स्ट्रा जो ऑप्शन सेलर्स लोग ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, उसके लिए उनको कंपनसेट किया जाता है टाइम वैल्यू के रूप में। ये जो टाइम वैल्यू उनको थीटा वैल्यू जो दी जाती है, कि थीटा डीके की वजह से आपका ऑप्शन का प्रीमियम इरोड हो रहा है, वो उनके पॉकेट में जाता है, ऑप्शन सेलर्स के पॉकेट में।
ये उनको कंपनसेशन दिया जाता है कि हाँ भाई तुमने रिस्क लिया है तो अब लो, उसके लिए प्रॉफिट लो। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका कंसेप्ट होता है। थीटा का जो कंसेप्ट रहता है वो उनके फेवर में जाता है, ऑप्शन सेलर्स के। और एक्सपायरी के दिन तो थीटा डी की बहुत ज्यादा हाई रहता है, और क्रूशियल स्ट्राइक टू बाय, कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, उसमें ये अच्छा रोल भी प्ले करता है। अब ये चीज समझो कि ऑप्शन सेलर्स को थीटा दिया गया है, तो एज एन ऑप्शन बायर हम क्या कर सकते हैं फिर? तो एज एन ऑप्शन बायर हमारे पास सिंपल तरीका है कि भैया मार्केट में आप कम से कम समय के लिए ट्रेड रहो। ठीक है, आप समझो इस चीज को भाई। मार्केट तो देखना दिन भर है, ठीक है, मार्केट में दिन भर देखना है आपको, किस तरीके से बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या चल रही है चीजें, वो आप देखो। लेकिन जो पर्टिकुलर ट्रेड का टाइम है वो आपको एकदम कम समय के लिए लेना है, और जितना कम समय हो सके उतना लो, ताकि थीटा का इफेक्ट आपको ना पड़े। और ये कैसे समझोगे क्या, हाँ भाई अभी लेना है, मोमेंटम जब इंक्रीज होने वाला हो तब लो। ठीक है, मोमेंटम वगैरह के बारे में फिर और कभी डिस्कस करेंगे। और ओआई डेटा वगैरह कभी रहेगा, मतलब उस ओआई डेटा से समझ में आएगा आपको कि किस डायरेक्शन जाने वाला है। मोमेंटम वगैरह देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अभी ट्रेड लेना है, और मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, वेगा इंक्रीज हो रहा है आपका, ये सारी चीजें रहेंगी, तो आपको उस वक्त प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको टाइम कम से कम लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कई बार ऐसे मैंने देखा है, लोग ऑप्शन पकड़ के बैठ जाते हैं 4 दिन 5 दिन तक, स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में ये चीज करते हैं। भाई आप समझो स्टॉक ऑप्शंस में और रिस्क है, क्योंकि उनके लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, आप एक लॉट भी खरीदते हो तो अच्छा खासा पैसा लगता है। और चीजें मतलब, मैंने अभी कल जो है दिन भर स्टॉक ऑप्शन के बारे में ही पूरा ट्वीट किया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, समझना उनको, देखना आप अच्छे से। तो ये चीज होता है, थीटा डीके का फैक्टर आते जाता है, आप डिस्पाइट ऑफ वो स्टॉक मूव कर भी गया आपके फेवर में ना, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा थीटा की वजह से। तो ये चीज होता है, कई बार लोग मंथली ऑप्शन बाय कर लेते हैं ये सोच के कि भाई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है। ठीक है, और वो फिर लॉस में जाते हैं। वो चीज़ नहीं करना एज एन ऑप्शन बायर ना, इसलिए टाइमिंग है। चलो मैं अभी आने वाले स्लाइड में उसको बताऊंगा कि क्या टाइमिंग है और कैसा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले वेगा की। वेगा के पहले हम बात करेंगे वोलेटिलिटी की। तो वोलेटिलिटी क्या होता है? बेसिकली वोलेटिलिटी मतलब, साफ शब्दों में कहूँ तो उथल पुथल, मार्केट में जो उथल पुथल मचने वाली है, एकदम हाय तौबा मचने वाली है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, तो वोलेटिलिटी ऑब्वियस सी बात है, कुछ कारण होगा तभी होगी, अदरवाइज टाइम पास के लिए तो करेंगे नहीं। तो कारण जो है अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे सबसे इलेक्शन का रिजल्ट है ना, अभी लोकसभा आने वाला है, विधानसभा था कुछ समय पहले, तो उस वक्त वोलेटिलिटी हाई थी। मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी आरबीआई की आती है, आरबीआई की मीटिंग हो मान लो कुछ, तो भी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला हो, या अपना देश का बजट आने वाला हो, इन सब इवेंट्स, और भी कई सारे इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लो कल को कहीं पे बॉम्ब फूट गया, तो वो वोलेटिलिटी में इंक्रीज हो जाएगी हमारे अचानक से, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था तब इशू हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो वैसे भी ट्विटर का जमाना है, हर चीजें विद इन मिनट्स फैल जाती हैं। तो वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बेसिकली क्या होता है, तब बढ़ता है स्पेशली तब जब डर लगता है। ठीक है, क्या होने वाला है समझ नहीं आता। ठीक है, डर आदमी को तभी लगता है जब उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होना है। कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है वो नहीं पता, तो हम डरते हैं फिर। तो वो जो चीज रहती है ना कि हम डरते हैं, हम मतलब हम या तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, या स्टॉक बाय करने वाले, स्टॉक सेल करने वाले, या फिर आपके ऑपरेटर्स, जो भी लोग हैं, वो सब अगर डरते हैं, तो फिर ना, जो हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग और दूसरे ऑपरेटर और ये सब सारे, तो ये जो रहता है इनका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के प्रति कि किस तरीके से मार्केट रहेगा, वो आपको उसकी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी वो कैसे रहेगी। जैसे आपको मेरे को, हम दोनों बैठे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं भैया अभी इस फलाना स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, अभी कुछ दिन बाद टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, कल डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट आने वाला है, तो हमको लग रहा है कि हाँ भाई इसका रिजल्ट आने वाला है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कुछ तो भी होगा, लेकिन तो यानी कि हमको ये लग रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वॉलेटिलिटी के प्रति वो हाई है। तो वो जो चीज है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो किस तरीके से डिनोट होता है, वो होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के फॉर्म में, आईबी। ठीक है, आईबी एक नंबर होता है जो आपको ये दिखाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर चीज के प्रति वो लोगों का क्या मतलब वॉलिडिटी है, वो किस तरीके से इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, उनके मन में क्या चीज है। सेम ऐसी एक चीज और होती है, बहुत ही हिस्टोरिकल वॉलिडिटी, एच वी बोलते हैं जिसको। वो किस पर डिनोट होता है? वो डिनोट होता है कि भाई जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई इवेंट था, कोई मान लो स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, तो वो पिछले साल पिछले क्वार्टर में जब वो रिजल्ट आया था तब वो किस तरीके से वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, या इंडिया का बजट आने वाला है मान लो,
तो वो फिर वो लास्ट ईयर में किस तरीके से वो बजट जो है था, मतलब किस तरीके से मार्केट में भी हो, तो वो एचवी डिनोट करता है। एचवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हिस्टोरिकल में कुछ भी हुआ हो इस साल, तो कुछ और उल्टा भी हो सकता है। तो एचपी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस आईवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईवी जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप हमको दर्शाता है कि भाई मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके से वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये समझो, ये आपका आईवी का चार्ट है। ठीक है, और ये कब की बात है, ये जब कोविड में आपको फॉल आया था निफ्टी में, निफ्टी का चार्ट है। तो कोविड में जब तगड़ा फॉल आया था निफ्टी में किस तरीके से, कोविड के टाइम पे, तो आप देखो ये ग्रीन लाइन है, ये आईवी, आईवी किस तरीके से पूरा शूट कर गया था। ठीक है, 120 150 के अराउंड पहुंच गया था आईवी हमारा। ठीक है, अब उसके बाद धीरे 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 जब लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई उतना कुछ नहीं है, कोविड से एकदम ही नहीं हो रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे 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 जब लाइफ नॉर्मल होने लगी, तो मार्केट पार्टिसिपेंट को भी समझ में आया कि यार इतना भी नहीं है कि एकदम ही खत्म हो जाएगी दुनिया या ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे फिर अपना निफ्टी ऊपर जाने लग गया और ये आईवी भी नीचे आने लग गया। ठीक है, अब ये इसलिए नहीं है, ये चीज को समझो। आप ये मत समझ लेना कि मार्केट नीचे जाएगा तो आईवी ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो आईवी नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका मैंने बताया वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो कोविड के टाइम पे डर बहुत ज्यादा बैठ गया था, तो अचानक से मार्केट सडन फॉल हुआ, इसलिए आईवी शार्पली ऊपर चला गया। अब उसके बाद जब मार्केट धीरे धीरे स्टेबल हुआ तो अपने आप ऊपर आने लग गया, क्योंकि बाइंग आई मार्केट में। ठीक है, लोग समझ में आ गया लोगों की, हाँ भाई गवर्नमेंट भी हमारा केयर कर रही है, चीजें हैं, हम लोग अपना जो पैसा है एक्स्ट्रा, उस वक्त तो ये लग रहा था ना, हम लोग अपना पूरा बैंक से हर पैसा निकाल रहे थे, ताकि कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं भी क्या कैसे अपने फैमिली को बचाएंगे नॉल। जब चीजें समझ में आई कि नहीं इट्स ओके, घर में रहना है, फिर बच जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर वो पैसा लोग मार्केट में डालने लगे, चीजें फिर बाइंग आई, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया, और जो डर खत्म हो उसकी वजह से आईवी नीचे आया। ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ है, ये आई चार्ट्स में अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके देख भी सकते हो। इसी तरीके से आईवी और वो का कोरिलेशन रहता है। तो आईवी, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आईवी का एक चीज रहता है कि बेसिकली क्या होता है, कोई भी इवेंट है उसके पहले आपका वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी आपका आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो भी इंक्रीज होता है। इवेंट के पहले याद रखना, इवेंट के बाद जो है फिर आईवी डिक्रीज होता है, वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है, जिस जैसे इवेंट हो गया उसके बाद आईवी डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझ में आ गया, हाँ भाई गवर्नमेंट ने ये बजट लाया है, या आरबीआई पॉलिसी ये रही, या पर्टिकुलर स्टॉक का ये रिजल्ट है, लोगों को समझ में आ गया। पीपल विल थिंक अबाउट दैट, पीपल विल गेट अवे विथ इट, पीपल विल एक्सेप्ट दैट। ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर गेट अवे हो जाते हैं, तो आपका आईवी धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। आप देखना बजट वाले दिन कई बार ऐसा होता है कि बजट के पहले वो दोनों पुट और कॉल ऑप्शन बहुत इन्फ्लेटेड रहते हैं। जो ऑप्शन आपको 100 रुपए में आज मिल रहा है, वही ऑप्शन आपको बजट वाले दिन 500 रुपये का मिलेगा, 400 रुपये का मिलेगा, ये होता है। कई बार हुआ है, आप देखना इस चीज को, इस साल जब बजट आएगा 1 फरवरी के टाइम पे, तब आप इस चीज को देखना कि किस तरीके से जो है ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। और जैसे ही आपका बजट डिक्लेयर हो गया, जैसे ही अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रीड करना चालू किया, तो धीरे धीरे प्राइस जो है नीचे आया, और जैसे ही बजट में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ गया या खत्म हो गया, तो फिर सडन नीचे आ जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट एकदम एक तरफा मूव आ गया मार्केट में बजट के बाद, तब तो फिर ठीक है, तब तो फिर बिकॉज ऑफ आपका डेल्टा की वजह से जो है आपका ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, कॉल के एटलीस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया, मान लो मार्केट ऊपर नीचे जाके फिर बीच में रह गया, तो दोनों कॉल पुट दोनों के ऑप्शन जो है प्रीमियम घट जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली सोचो अगर मार्केट सडन ऊपर जा रहा है बजट के बाद, और आपने गलती से पुट बाय कर रखा है, तो आप तो एक तो डेल्टा की वजह से भी आप को लॉस होगा, है ना, क्योंकि आप अगेंस्ट में हो। दूसरा आपको बिकॉज ऑफ आईवी लॉस भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आईवी आपका सडन ड्रॉप कर रहा है, उसकी वजह से भी आपका प्रीमियम कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बजट के दिन ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन में भी आपको फिर एटीएम की जगह इन द मनी जाना इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बजट के बाद अगर आप कुछ चीज बाय करने वाले हो, तो तभी बाय करो जब एकदम क्लियर कट हो कि हाँ भाई इसका डायरेक्शन मुझे पता है कि हाँ इधर मार्केट जा रहा है और इधर ही जाएगा। जब आप वो चीज सर्टेन हो, जैसे 2021 में आई थिंक आया था जब बजट, तब काफी एकदम यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट आया था। तो वो जब आप पूरा सर्टेन हो उस चीज के लिए, तब फिर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, अदरवाइज थोड़ा दिन रिफ्रेन करो अपने आप को। ठीक है, सिमिलरली स्टॉक्स की बात करें, जब भी स्टॉक्स का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो जैसे आज मान लो भाई स्टॉक्स में कई कई बार ही होता है ना कि रात में रिजल्ट आया, शाम को रिजल्ट आ जाता है।
तो अगले दिन जाके उस स्टॉक को बाय मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आईवी क्रश होगा और आप बाय करोगे उस स्टॉक को नहीं, मतलब स्टॉक के ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन में ही सारे ग्रीक सप्लाई होते हैं, नॉर्मल स्टॉक में तो नहीं। तो आप अपने ऑप्शन बाय कर लोगे और आईवी क्रश की वजह से आपका पूरा प्रीमियम चला जाएगा, प्राइस घट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, लॉस में चले जाओगे। तो ये चीज समझो, वॉलेटिलिटी जब, और ये गलत लिखा हुआ है, ये बेसिकली होगा वॉलेटिलिटी डिक्रीज है। तो व्हेन वॉलेटिलिटी इज डिक्रीजिंग ऑप्शन सेलर्स आर बेनिफिटेड, ठीक है, और जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन बायर बेनिफिट मिलता है, ठीक। बट और भी चीजें देखनी होती है, डेल्टा भी देखना पड़ता है, थीटा भी देखना पड़ता है, ओके। तो वेगा मैंने बता दिया, वेगा बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी मैंने समझा दिया। वेगा जो ग्रीक है वो ये चीज समझाता है कि किस तरीके से ये वो रहता है, ठीक है। और विथ इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी द प्रीमियम इंक्रीजेस, वॉलेटिलिटी डिक्रीज तो प्रीमियम डिक्रीज, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये चार्ट मैंने दिखा दिए, ये आपका इंटरडे का चार्ट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाया था यहाँ पे, ये वाला चार्ट है ना, और ये आपका इंटरडे का चार्ट है। इसमें भी देखो मॉर्निंग आवर्स में ना वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है, ये आप देखो, ये येलो लाइन जो है आपका आईवी डिनोट करता है, और ये ब्लैक लाइन प्राइस डिनोट करता है, ये भी आपका जो है बेसिकली वहां से आता है, मतलब आई चार्ट्स का ही वो है, ठीक है, फीचर है। तो आप देखो मॉर्निंग आवर्स में किस तरीके से जो है वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी, फिर धीरे धीरे कम होते गई, बीच में फिर वॉलेटिलिटी आपका धीरे धीरे नीचे जा रही है, फिर लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, फिर अगेन आपका 3 बजे के बाद कम होने जाता है। तो मॉर्निंग आवर, इसलिए ये चीज समझो कि एज एन ऑप्शन बाय ना हमको मॉर्निंग आवर्स में अच्छा फायदा होता है कि वॉलेटिलिटी हाई रहती है। फिर अपना 1:30-2 बजे के बाद देखो, ये 1:30 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लग गया, तो ये वाले टाइम पीरियड में हमको फायदा होता है। बीच में बिकॉज ऑफ आईवी क्रश और मार्केट भी हमारा डल ही रहता है, तो उस वजह से हमें तगड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, अनलेस अनटिल आपका ट्रेंडिंग डे हो तब तो अलग बात है, जैसे आज का मार्केट ट्रेंडिंग डे था तो उसमें हमें मिला प्रॉफिट, साइडवेज मार्केट में नहीं मिलता, तो उसमें फिर मॉर्निंग आवर्स में या 1:30 बजे के बाद ही फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं हम, ठीक है। अब हम आईवी की बात कर रहे हैं तो फिर इंडिया विक्स की बात भी कर ही लेते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही है। और इंडिया विक्स में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स इज द ऑफिशियल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, इंडिया का है, ओके। तो इंडिया विक्स जो है बेसिकली कंप्यूट होता है, एक फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए, बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेट थोड़ी ना करना है ना, हमको तो बस चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा। तो विक्स जो है बेसिकली इंडिकेट करता है ना कि पूरा मार्केट का, ये पूरा डेफिनेशन है, इसका मतलब यही है कि जो मार्केट, मैंने एक स्टॉक के बारे में बताया, ये ओवरऑल मार्केट के बारे में बताता है इंडेक्स, इंडिया विक्स, ठीक है, कि नेक्स्ट 30 दिनों में वोलेटिलिटी जो है किस तरीके से होने वाली है, कैसे बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, वो आपको इंडिया विक्स में दिखाएगा। इंडिया विक्स की वैल्यू हाई है तो वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी जो है वो आपका हाई है, ठीक है, हायर द इंडिया विक्स हायर द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी एंड वाइस वर्सा, ओके। बात करेंगे, जब मार्केट हाईली वोलेटाइल होते हैं तो फिर ना मार्केट एक स्टीपली मूव करने की तरफ खोजते हैं, ठीक है, तब उस तरीके से देखते हैं, और उस समय में वॉलेटिलिटी जो है बढ़ती है, वॉलेटिलिटी के इंडेक्स भी बढ़ते हैं, विक्स बढ़ता है। और विक्स जो है कम होता है कब, जब आपका मार्केट लेस वॉलेटाइल होता है, धीरे धीरे जो है कम होने लग जाता है, तो फिर आपका विक्स जो है कम होता है। तो वॉलेटिलिटी इंडाइसेस सच एज इंडिया विक्स आर समटाइम्स आल्सो रिफर्ड टू एज फियर इंडेक्स, ठीक है, ये फियर इंडेक्स की तरह भी इनको बोला जाता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ता है, विक्स बढ़ता है ना, तो ट्रेडर जो है थोड़ा फियरफुल हो जाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। तो वॉलेटिलिटी हाई होना मतलब ना, दिक्कत ये है कि भाई कहीं भी जा सकता है ना मार्केट, वॉलेटिलिटी हाई, उथल पुथल किधर भी मच सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जिनका बहुत बड़ा पोजीशन है, करोड़ों में जिन्होंने पोजीशन में रखा है, वो तो डरेंगे, है ना। तो इसलिए ये विक्स जो है जब हाई होता है तो एक तरीके से फियर से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ आपको ये दिखाएगा, चाहो तो यहाँ पे पुट भी लिख सकते हो, ये उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। बट आप समझो कि डे टू एक्सपायरी कितना बचा है, उसके हिसाब से वो प्रीमियम कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो येलो वाला है, इसमें डे टू एक्सपायरी काफी ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्सपायरी 30 दिन के अराउंड बचा है, यहाँ पे आपका 15 दिन बचा है, और ये नीचे वाली लाइन में 5 दिन बचा है। तो अगर वॉलेटिलिटी मतलब कम ही दिन बचे हैं ना, कम टाइम बचा है, तो फिर विक्स भी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा।
लेकिन ज्यादा दिन बचे हुए हैं तो फिर वोलेटिलिटी आपको ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि कल्मिनेशन ऑफ ग्रीक्स, मैं आपको यहाँ पे अब एक एक साथ सारी चीजें बता दूंगा, ये सारे ग्रीक्स का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है और हमें किस तरीके से अपना ऑप्शन बाइंग का सेटअप करना चाहिए, मतलब क्या चूज करना चाहिए। तो ऑप्शन प्राइजेस जो है बेसिकली डिसाइड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल ग्रीक, है ना। एक ग्रीक, कोई ग्रीक बढ़ा रहा है, कोई ग्रीक कम कर रहा है, तो ओवरऑल जो आएगा दोनों का, वो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड होगा, है ना। तो अलग अलग तीन तरह के, तीन चार चारों ग्रीक्स हैं, और भी बहुत सारे ग्रीक्स हैं, बट ये तीन चार ग्रीक जो है आपको मेनली अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि बीइंग राइट इन द डायरेक्शन डेल्टा, ठीक है, आपने डेल्टा सही पकड़ लिया कि हाँ भाई ये ऑप्शन बढ़ने वाला है, अंडरलाइंग बढ़ने वाला है, तो ये भी बढ़ने वाला है, वो सही पकड़ लिया, वो जस्ट एक पार्ट है, ये सिंपल एक पार्ट। ठीक है, कई लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हाँ भाई मैंने मार्केट ऊपर जाने वाला है, कॉल बैक कर लिया, खत्म काम, ऐसे नहीं। डेल्टा जस्ट एक पार्ट है, दूसरे ऑप्शन को भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई वाई भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कहीं ये मत हो जाए कि मैंने ऑप्शन बाय किया, डेल्टा तो सही है बट आई भी एकदम से सडन ड्रॉप कर गया, तो फिर साला मेरा जो प्रॉफिट आने वाला था उसकी जगह पे मुझे लॉस मिल गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है, क्या कहते हैं, ग्रीक थीटा, वो भी काम कर सकता है कि डेल्टा तो आया लेकिन तब आया जब आपका थीटा बहुत अपना इरोड कर चुका था, है ना, स्पेशली एक्सपायरी के दिन में 2:30-3 बजे जब हम ओटीएम डीप ओटीएम बाय कर लेते हैं, तो फिर ये दिक्कत जाती है। आप ये समझो, यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला था, ये जो ग्राफ मैंने समझाया आपको, ये वाला, ये टेक ऑफ एंड एक्सीलरेशन वाला जो है ना, इस पे ये रहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है एक्चुअली। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली बेस बनाता है जो हम एक्सपायरी के दिन पे जो जीरो हीरो बाय करते हैं, उसका बेस बनाता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 3 बजे के अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं, 3 बजे से 5-10 मिनट पहले हम पोजीशन बनाने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बजे अक्सर शार्प मूव आता है। ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से ये चीज हो रही है कि अक्सर जो है हमें एक शार्प मूव मिलता है 3 बजे सारे एक्सपायरी में। ठीक है, तो अभी कुछ एक्सपायरी से नहीं मिला, तो अभी समझो इस चीज को, तो जो शार्प मूव आता है उसमें क्या होता है, 3 बजे के आसपास आएगा, तो 3 बजे यानी कि थीटा अपना बहुत सारा काम कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आईवी भी अब, आईवी का भी इफेक्ट काफी कम हो गया, अब बचा कुछ है हमारे पास डेल्टा का ही मेन इफेक्ट रहता है। तो आप देखना, जैसे सपोज निफ्टी मान लो चलो 21,000 में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो 21,050 का जो ऑप्शन रहेगा इधर ऊपर वाला, वो कॉल ऑप्शन, वो 2-4 रुपए का चलता रहेगा, क्योंकि भाई मान लो निफ्टी यहाँ पे है ना, तो बहुत कम चांसेस है कि ये फिर इन द मनी में जाएगा, तो ये ओटीएम में एक्सपायर होगा यानी जीरो में एक्सपायर होगा। नीचे का ऑप्शन लगभग 45 रुपीज के अराउंड चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यू अभी बचा है उसके लिए। तो ये जो 5 रुपए का, 4-5 रुपए का ऑप्शन है ना, जब आप ये समझो, ये निफ्टी अगर मान लो शार्प मूव आता है और ये 50 रुपए का मूवमेंट निफ्टी कवर कर दिया, 21,000 की जगह पे निफ्टी पहुंच गया 21,050 रुपए में, 21,070 रुपए में, तो फिर जो है, ये अगर ये चीज हो जाती है ना, तो फिर आप समझो कि ये जो आपका 5 रुपए का ऑप्शन है, ये 50 रुपए का चला जाएगा। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको ये, बिकॉज ऑफ डेल्टा टेक ऑफ एन एक्सेलेरेशन, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा मूव आएगा और डेल्टा की वजह से एकदम सडन इंक्रीज होगा, और वो जो डेल्टा के सडन इंक्रीज होगा उसकी वजह से 5 का ऑप्शन 50 का चला जाएगा, यानी आपको 10 गुना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 PM वाला मूव को कैप्चर करना। उसमें क्या रहता है, अगर आप ओआई डेटा रीड करना जानते हो तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई किस तरीके से आपका एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होने वाली है, और क्या मूव आने वाला है, वो सारा पूरा उसका प्रोसेस रहता है बहुत लंबा चौड़ा। तो वो, मतलब वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप समझ जाओ तो वो बहुत आसान है, फिर चार्ट देख के चुटकी में समझ जाते हैं। लेकिन वो आप समझो उस चीज को, तो फिर आपके पास प्रॉबिलिटी रहती है कि फिर आप ये जो 3 PM वाला शार्प जीरो जीरो हीरो ट्रेड है, वो फिर आप पकड़ सकते हो और तगड़ा पैसा आप वहां पे बना सकते हो। ठीक है, अब हम जो है कल्मिनेशन की बात कर रहे थे, तो कल्मिनेशन में जो है ना, डेल्टा को जस्ट पकड़ के नहीं बैठना है, दूसरे ग्रीस की भी बात समझनी है हमको एज एन ऑप्शन बायर। और दूसरा ये समझो कि डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन जैसे हैं मान लो, उनका डेल्टा बहुत कम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन सडन जो है मार्केट फॉल आ गया एकदम सडनली, तो डेल्टा तो ठीक है आपका बहुत कम है, लेकिन वेगा इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो प्रीमियम जो है बढ़ने लग जाएगा। सोचो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जब मार्केट गिर रहा है तो बढ़ रहा है उल्टा, है ना, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो जब मार्केट गिरता है तो कम होना चाहिए, बट अगर स्टिल प्रीमियम बढ़ रहा है तो वो मतलब क्या कहना चाहिए, अलग ही चीज हो जा रही है। ठीक है, एक्सेप्शन टाइप वो होता बेसिकली ग्रीक्स की वजह से ही है। ठीक है, तो
ये चीज समझ में आएगी। वैसे बहुत मतलब जरूरी नहीं है इसको समझना, समझना इसको इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर के दो जो लाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझिए। ठीक है। तो अब कैलकुलेशन पे आते हैं। सिंपल बात है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब मिलेगा भाई? डेल्टा जो है आपका बढ़े। ठीक है। दूसरा गामा भी फेवर में, गामा तो फेवर में आ ही जाएगा डेल्टा है तो। तीसरा आपका वेगा, वेगा इंक्रीज हो। ठीक है, वेगा मतलब वोलेटिलिटी है ना, तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो क्योंकि अगर डिक्रीज होगी तब तो प्रीमियम घट जाएंगे। ठीक है। और तीसरा चौथा चीज है थीटा डी के लेस। लेस के लिए आपको सिंपल है कि मार्केट में कम समय के लिए रहना है। ऐसे समय में ट्रेड करना है जब वॉलेटिलिटी बहुत बढ़े, तो फटाक से आपने प्रॉफिट लिया और निकल गया। आज का पूरा फॉल अगर आपने कैप्चर नहीं भी किया, 200 पॉइंट भी किए, 150 पॉइंट भी किए, क्या दिक्कत है? पैसा तो आया घर में। क्या, रिस्क नहीं लेना बहुत ज्यादा। आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे आप एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक करिए, अपना ट्रेलिंग एसएल करिए, ये सारी चीजें करिए। आप अननेसेसरी का ये मत सोचो कि पूरा का पूरा फॉल कैप्चर कर लूंगा। मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, आप कल भी प्रॉफिट बना सकते हो। अपने लर्निंग पे ध्यान दो, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। ठीक है, टाइम कम से कम रखोगे तो थीटा की जगह से इरोड नहीं होगा। एटलीस्ट जिस दिन लॉस होगा तो उस दिन बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो टुवर्ड थीटा डी के टाइम एक्सपोजर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बाय ओनली व्हेन द मोमेंटम इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है। एंड देयर आर मेथड फॉर दिस, बहुत सारे मेथड है, वो सारी चीजें मैं मास्टर क्लास में डिस्कस करता हूँ। लुक फॉर एग्जिट व्हेन मोमेंटम फिजल्स। ठीक है, मोमेंटम जब भी फिजल होने लग जाए तो फिर आपको वहां पे देखना है कि भाई अब हमें एग्जिट होना चाहिए करके। ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको ऑप्शन बायर का सिनारियो। अब एक चीज समझाता हूँ, मंथली ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो स्लाइट ओटीएम बाय कर सकते हो और फिर उनको एटीएम में कन्वर्ट, यानी कि आप वेट करो कि वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाए इन फर्स्ट 2 वीक्स में। ठीक है, मतलब 2 वीक तक पकड़ना नहीं है, लेकिन उस शुरू के 2 वीक में स्लाइट ओटीएम के लिए जा सकते हैं हम। सिमिलरली एटीएम जो लास्ट के 2 वीक में आपको एटीएम बाय, लास्ट के 2 वीक भी नहीं, लास्ट के सेकेंड लास्ट वीक में, जो लास्ट वाला वीक रहता है उसमें तो आपको नेक्स्ट मंथ का बाय करना रहता है। ठीक है, उसी वीक उसी मंथ का नहीं करना होता। ठीक। उसी तरह बात करते हैं हम वीकली ऑप्शन बाइंग की, है ना। हम जनरली वीकली ऑप्शन ही बाय करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें। तो उसमें क्या रहता है कि थ्रू आउट द वीक आप बाय करोगे, स्लाइट ओटीएम बाय कर सकते हो, एटीएम बाय कर सकते हो। और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपको बाय करना है इन द मनी। ठीक है, जब एक्सपायरी के दिन रहेगा, जैसे सपोज वेडनेसडे को आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो बैंक निफ्टी का, तो फिर आपको इन द मनी पे जाना है। और 3 PM के टाइम पे आप एटीएम या फिर इन द मनी यूज कर सकते हो। 3 PM का जीरो हीरो मूव पकड़ने के लिए एटीएम या आईटीएम, उसका भी पूरा कंसेप्ट है 3 PM मूव का, वो बाद में। अब प्रॉफिटेबल सिनेरियो फॉर ऑप्शन सेलर्स, सेलर्स का सिंपल है, वेगा डिक्रीज होना चाहिए, थीटा डीके मोर होना चाहिए। ठीक है। और वेगा डिक्रीज जो होगा, देखो 3 PM मूव पे जो है ना, हम अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूव देता है तो जो आपका 5 रुपए का ऑप्शन है वो 50 तक जाएगा जैसे ही वो इन द मनी होगा, मतलब। ठीक है। लेकिन जो उसके नीचे वाला स्ट्राइक है वो ऑलरेडी 50 रुपए का था, वो 100 रुपए का जाएगा। तो वो जस्ट डबल होगा और ये आपका 10 गुना होता है। तो यहाँ पे इसलिए स्ट्राइक सिलेक्शन 3 PM वाले मूव वाले में थोड़ा अलग ही होता है, उसके लिए आपको अलग डिस्कशन लगेगा कभी। ठीक है। और ऑप्शन सेलर्स की हम बात कर रहे थे ना, तो थीटा डी के उनके लिए होना चाहिए और वेगा डिक्रीज होना चाहिए। तो ये दो चीजों पे ऑप्शन सेलर्स काम करते हैं। और डेल्टा को मोस्टली, डेल्टा क्या होता है बेसिकली ना, आपने पुट बाय किया तो -0.5 का डेल्टा मिलेगा, मान लो एटीएम का पुट है। और सिमिलरली आपने कॉल बाय किया तो +0.5 का डेल्टा मिलेगा, दोनों मिला के जीरो हो गए। तो इसलिए बाय करे या सेल करे जब भी, तो वो चीज होती है। एंड टू कैप्चर थीटा डीके एक्सपोजर शुड बी एज मोर एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए जो थीटा डीके आप कैप्चर करते हो तो एक्सपोजर जो है हमेशा एज, ऑप्शन सेलर्स का है ना, ज्यादा होना चाहिए। और टाइम यूनिरेक्शन है तो इसलिए थीटा डीके हमेशा होता है। एक चीज और समझो, 3 PM का मूव के लिए कई लोग क्या है जो जानते नहीं है चीजें, या उन लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बोल देते हैं कि आप कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो। तो ऐसा नहीं होता, कॉल बाय और पुट दोनों बाय करोगे ना तो आपका डेल्टा तो जीरो हो ही गया। और बिकॉज 3 PM के बाद आपका आईवी भी क्रश होने वाला है और आपका थीटा डीके भी होने वाला है, तो डेल्टा का भी फायदा नहीं मिलेगा आपको, और इन दोनों की वजह से आपका क्रश होगा तो आपका तो उल्टा अच्छा लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए मतलब जीरो हीरो में ऐसा नहीं होता कि आप कॉल पुट दोनों बाय कर लिए। ठीक है, आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एक चीज बाय कर सकते हो। ओके। तो ये था पूरा डिस्कशन ग्रीस के ऊपर में। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीजें और काफी कुछ हेल्पफुल मिला होगा। ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम सेशन को फिनिश करेंगे।
आईफोन इज सेलिंग। सर मुझे कोर्स करना है, हाँ उसका इंफॉर्मेशन आएगा कुछ दिनों में, डोंट वरी। ठीक है। हाँ वाई का जो बेसिक है वो कुछ दिनों में कवर करेंगे। वाई प्लेज इंपॉर्टेंट रोल रोल उर्मिला शाहनी जी, यस डेफिनेटली वाई का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा आज मैंने सुबह से बोल दिया था बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, वाई के बेसिस पे बोला था। ठीक है। सपोज रिजल्ट्स आर कमिंग टुमारो, व्हेन टू बाय स्टॉक? टुडे, मतलब आज। मान लो 6 बजे, और इसका मैं एक रिजल्ट का सेशन अलग से लूंगा, तो उसमें और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। डोंट वरी, है ना, उसमें डिटेल में समझाऊंगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली इसी फ्राइडे ले लूंगा उसको मैं। ठीक है। कैन आई गेट वीडियो प्लीज? हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, डोंट वरी। ट्रेड स्पॉट करने के लिए कोई सेशन लेते हैं आप? हाँ वो चीज़ें आपको ग्रुप में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे मैं शेयर करूंगा और भी चीज़ें। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे रहिए। हम्म। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। आज के इस डिस्कशन में तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके। हाँ ठीक है गाइस, तो फिर सेशन करते हैं। गामा पहलवान के बारे में थोड़ा नॉलेज प्लीज। गामा वही चीज है, देखो ये जो डेल्टा मूव है ना, ये लाइन ना क्या है, ट्विटर पे बहुत चलती है, इसलिए है गामा जो बेसिकली है, ये आपका डेल्टा मूव ही है। जो बेसिकली क्या होता है समझो, जो सेलर्स है ना, ऑप्शन सेलर्स, उनको क्या चाहिए रहता है कि भाई मार्केट किधर ही मूव ना करे, मार्केट जो है चुपचाप जो है एक जगह पे रहे तो वो खुश रहेंगे। ठीक है, मार्केट ऐसे फ्लैट मूव करता रहे। अब इसमें क्या होता है, अचानक से मार्केट ना नीचे आ जाता है या सडन ऊपर चला जाता है, तो डेल्टा चेंज होता है। और गामा, बिकॉज सडन चेंज हो रहा है तो यानी डेल्टा भी सडन चेंज होता है ना, मार्केट सडन मूव किया तो डेल्टा भी सडन चेंज होगा, तो फिर गामा काफी हाई होता है। तो जो सडन मूव आता है एक डायरेक्शन में उसको बोला जाता है गामा पहलवान बोल दो, या गामा इंजेक्शन बोल दो, कुछ ही बोल दो। तो ऑप्शन सेलर्स को इसमें नुकसान होता है, इसलिए वो लोग इसको थोड़ा हाई बना के उस दिन ट्विटर पे बार बार पोस्ट करते रहते हैं कि आज गामा पहलवान आया था करके। ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं है। थैंक यू मुरली, थैंक यू सो मच। वाई चार्ट परचेस करना, देखो डीके, आपको अगर वाई डेटा देखना आता है तब आप परचेस करो, नहीं है तो फिर अभी आपने अगर वाई डेटा देखना नहीं सीखा है ना, तो थोड़ा रुकिए, पहले वाई डेटा देखना समझिए, उसके बाद फिर आप परचेस करिएगा उसको, मतलब आई चार्ट्स को। वैसे ही मेरा उससे कोई लिंक नहीं है आई चार्ट से, वो तो मैं बस आपकी हेल्प के लिए उसको शेयर कर देता हूँ उसका जो है। थैंक यू सो मच मुरली, एंड थैंक यू सो मच राहुल। Urmila ji is asking, there was a tweet from you for VWeb. Sometimes it just wanders around, not giving trending move. Is it because of Greeks or why? देखिए ग्रीक्स जो है बेसिकली उसका मतलब दोनों में बहुत अंतर है, ग्रीक्स और वाई में। वाई क्या है, पहले डेवलप होता है ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद मार्केट में मूव आता है। मूव जब आता है तो ग्रीक्स चेंज होती हैं। तो ग्रीक्स तो बस इंफॉर्मेशन देने के लिए, असली प्ले तो ओवाई करता है, कि ओवाई जब चेंज होता है ओवाई से हमें डायरेक्शन मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट डायरेक्शन देता है। तो ओवाई जब आपको दिखाएगा कि हाँ भाई अब डायरेक्शन आने वाला है, तो फिर आप उस बेसिस पे अपना पोजीशन ले सकते हो। और वी वेब बेसिकली मेनली यूज होता है आपका उसके लिए, क्या कहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है वो भी एक आर्ट है, तो उसके लिए वी वेब अक्सर यूज करते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं इसमें शेयर करूंगा, वो अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन, उसके बाद मैं आपको चैनल में जो भी होगा मैं चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू नीश, थैंक यू सो मच। वो डेटा कैसे रीड करना है उसका मैं तरीका आपको समझाऊंगा, कुछ दिनों में आने वाला है। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। विक्स तो मैंने समझा दिया मुकुल, अभी तो समझाया है विक्स को पूरा डिटेल में। एक बार देखना रिकॉर्डिंग को, है ना, रिकॉर्डिंग जब शेयर करूंगा तो एक बार विक्स को आप देखना, फिर कोई डाउट होगा तो फिर से अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके। वाई इन प्राइस एक्शन, रघुवेंद्र आर एस इज आस्किंग, नीड टू नो व्हाट आल अदर थिंग्स टू चेक बिसाइड वाई फॉर कंफर्मेशन, तो ओ वाई एंड प्राइस एक्शन। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं।
ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इस सेशन को यही एंड करते हैं, ठीक है। हैव ए वेरी गुड नाइट। और आपसे मैं फिर दूसरे किसी सेशन में मिलूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक एक और सेशन रखूंगा मैं, उस पर फिर मिलते हैं। ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। हैव ए वेरी गुड नाइट। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।